नया अवसर, नई उम्मीदें। मैं बात कर रही हूँ राजस्थान सिविल जज वैकेंसीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू विधि के ज्यूरिस। आज मैं आपको बताने वाली हूँ राजस्थान जुडिशरी में जो एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हुआ है, जो सब्जेक्ट चेंज हुए हैं, उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्यों पैटर्न चेंज किया गया है और आगे इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है और आपको पढ़ाई कैसे करनी है, आपको आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करना है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। जी। तो पहले हम वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं। कितनी वैकेंसी आई है? 44 नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज की हैं बाय द राजस्थान हाई कोर्ट, है ना। 44 वैकेंसीज आप यहाँ देख सकते हैं रिलीज की हैं और फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आज से ऑनलाइन फॉर्म आप एप्लीकेशन पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। 1 मार्च से लेकर 30 मार्च तक लास्ट डेट है। 31 मार्च नहीं है, इसलिए ये मत सोचिएगा कि 1 महीने का टाइम पीरियड है। 30 मार्च लास्ट डेट है ना। और टाइम यहाँ पर ये मेंशन करके रखते हैं हमेशा। ऑफिशियल टाइम जो क्लोजिंग का रहता है वो 5 बजे होता है। ऐसा नहीं कि भाई मैं रात को भर दूंगा, लास्ट डेट है, ऐसा नहीं है ना। 5 बजे तक, लास्ट डेट को 5 बजे तक ही फॉर्म ओपन रहता है, तो लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, फॉर्म टाइम से भर दीजिएगा। ठीक है। इसके फीस में चेंज किया गया है कुछ, ठीक है, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर आपसे सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। 1500 रुपये फीस इन्होंने कर दी है। ठीक है। जो भी फॉर्म भरने जा रहे हैं वो ये ध्यान रखें कि यहाँ पर 1500 चार्जेस, इन्होंने काफी चार्जेस बढ़ा दिए हैं, है ना। जो कि अ, किसी भी एक हैवी एक्सपेंसेस में आ सकता है यहाँ पर फॉर्म भरना। तो तैयारी हो तब जाके आप डिसीजन लेंगे कि भाई मैं तैयारी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो फॉर्म फिल करने के बारे में सोचो। ठीक है। तो हम सिलेबस के बारे में देखें तो यहाँ पर मैंने जैसा एनालिसिस किया है, 13 सब्जेक्ट यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में जैसे हम काउंट करेंगे तो 13 सब्जेक्ट इन्होंने ऐड किए हैं जो कि न्यू है ना। पुराने सब्जेक्ट के बारे में तो अभी मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ नए सब्जेक्ट जो इन्होंने ऐड किए हैं सिलेबस में। वो 13 है टोटल इन नंबर। अब इसमें आप कहोगे कि क्रिमिनल लॉज के बारे में या जो भी अदर सब्जेक्ट, तो मैं इंक्लूडिंग न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में बात कर रही हूँ। टोटल 13 सब्जेक्ट इन्होंने ऐड किए हैं, जिसमें कि 3 जो क्रिमिनल लॉज हैं, जो नए अभी क्रिमिनल लॉज हैं, उनको पुराने लॉ के साथ कंपैरेटिवली वो पूछेंगे, है ना। वो कंपैरेटिवली पूछेंगे क्योंकि दोनों ही सिलेबस में आप देखिएगा, दोनों ही दोनों ही लॉ के बारे में यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया है, दोनों ही के बारे में मेंशन किया है। ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं इन्होंने सीपीसी के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन तो पुराने सब्जेक्ट्स हैं, है ना। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इंडियन एविडेंस है, दोनों सब्जेक्ट पूछ लिए हैं। ठीक है। लिमिटेशन है सारे पहले से है, टीपीए इंटरप्रिटेशन पहले से है, रेंट कंट्रोल पहले से है, हिंदू लॉ, है ना। हिंदू लॉ में जहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एक्ट, है ना। मेंटेनेंस, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, हिंदू सक्सेशन, हिंदू माइनॉरिटी एक्ट इन्होंने ऐड किया है, जो कि हिंदू लॉ में ही कवर होते हैं सारे। सक्सेशन, माइनॉरिटी, मैरिज, है ना, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, गार्डियनशिप, ये इसी में कवर होते हैं। ठीक है। कोर्ट फीस इन्होंने नया ऐड किया है। कोर्ट फीस के साथ साथ राजस्थान लैंड रेवेन्यू कोड भी इन्होंने ऐड किया है, साथ में पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ में अगेन वही, जो मैरिज, डाइवोर्स, गार्जियनशिप, है ना, इनमें कैसा कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं, कौन कौन से लॉ हैं, वो यहाँ पर मुस्लिम लॉ में यहाँ पर आपके सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है। अगर हम पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 जिसमें क्रिमिनल, जो आपका क्रिमिनल लॉ का पेपर होता है, उसमें इन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के साथ साथ सीआरपीसी, जो कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, वो भी पूछ रहे हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ साथ इंडियन एविडेंस एक्ट भी पूछ रहे हैं, है ना। इंडियन पीनल कोड के साथ भारतीय न्याय संहिता भी पूछ रहे हैं। ठीक है। जुवेनाइल तो पहले से ही था, नेगोशिएबल पहले से था, प्रोविशन पहले से था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी पहले से था, इंडेसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट भी पहले से था, पॉक्सो भी पहले से था, है ना, पॉश एक्ट भी पहले से था। इसमें जो ऐड किया गया है वो है इंडियन एक्साइज एक्ट। 3 न्यू क्रिमिनल लॉ के साथ साथ एक्साइज एक्ट है। अब यहाँ तक बढ़ने के पहले मैं आपको और कुछ चीजें बता दूं। अब मैंने जो आपके लिए एक छोटी सी स्टडी की है, वो है कि हमने अभी यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट के बारे में देखा जो कि नए ऐड हुए हैं, जिसमें कि आपका पहला है न्यू क्रिमिनल लॉज, जिसको आपको विद ऑल क्रिमिनल लॉज स्टडी करना है। मतलब कि हो सकता है वो मेंस में कंपैरिजन भी पूछे, है ना, कि कौन से प्रोविजन चेंज हुए। पहले जो लॉ था, है ना, वो
उस लॉ से कैसे चेंज हुए हैं, उसका इम्पैक्ट कैसा है, तो आपको मतलब कि दोनों ही लॉ को इक्वल स्टडी करना है, पढ़ना है। तो वो पुराने प्रोविजन, भाई ये अगर साक्ष्य अधिनियम में जो अभी धारा ये है वो पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें कौन सी धारा में पूछा जाता है, कौन से सेक्शन में वो प्रोविजन मिलेगा हमको देखने को, है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्री में भी पूछ सकते हैं, मतलब, है ना। तो आपको ये दोनों जो लॉज हैं, मतलब ओल्ड और न्यू क्रिमिनल लॉज में, जिसमें आपके 3 मेजर सब्जेक्ट आते हैं, है ना, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, स्टडी करना है। अब बेसिक बेसिक चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं कि न्यू क्रिमिनल लॉज में आपको और पुराने क्रिमिनल लॉज में कौन कौन सी चीजों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि आपने देखा होगा जो आपका बेयर एक्ट होता है ना, तो बेयर एक्ट में एक कंपैरेटिव टेबल दी होगी, है ना, एक कंपैरेटिव स्टडी वहां पर दिया होगा, जिसमें कि एक टेबुलर फॉर्म होगा एक, वो टेब्यूलर फॉर्म फॉलो करना है। अब सारे बैरेक्स में मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकती कि एक्यूरेट दिया होगा। तो आप जाकर जो जैसे कि उसकी वेबसाइट है कुछ, है ना, जैसे कि पीआईबी की वेबसाइट है ना, गवर्नमेंट की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी वेबसाइट्स हैं, उन पर उन्होंने कंपैरेटिव चार्ट दिया है। तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे जो बैरेक्ट्स बिफोर द पब्लिकेशन, बिफोर जब वो गैजेट में पब्लिश हुआ था एक्ट, उसके पहले ही कुछ पब्लिश कर दिए गए हैं। तो सारे बैरेक्ट्स में जो टेबल दी है वो सही नहीं है, तो इसलिए कुछ सेक्शन ऊपर नीचे हुए हैं। मैंने खुद ऐसा मतलब देखा है कि भाई ये सेक्शन गलत है, फिर बाद में पता चला कि भाई ये कुछ कुछ जो पब्लिकेशन है वो पहले ही हो चुके हैं बैरेक्ट्स के। तो इसलिए आप कौन सा वाला टेबल फॉलो करें जो कि ऑथेंटिक सोर्स से आया हो, ठीक है। तो वो आप चीज फॉलो करें। तो आपको कंपैरिजन पढ़ना है, एक चीज तो ये हो गई, मतलब कि सेक्शन बेस्ड स्टडी करनी है, सेक्शन नंबर क्योंकि चेंज हुआ है। कंसेप्ट में अगर आप देखेंगे, आईपीसी में देखेंगे, तो कंसेप्ट में बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। कि हर्ट, तो हर्ट में वही एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ने हैं आपको, है ना। मर्डर की बात करें तो मर्डर में भी आपको वही एसेंशियल्स पढ़ने हैं। तो जो चेंज हुआ है, तो एक तो आपको टेबुलर फॉर्म में, मतलब कि आपको क्या पढ़ना है, हेड नोट विथ सेक्शन नंबर, ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज इसके साथ आपको जो ध्यान देना है वो है चेंजेस, है ना। व्हाट आर दी चेंजेस जो जो आपको देखने को मिल रहे हैं, किसमें, न्यू क्रिमिनल लॉज में जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ओल्ड में नहीं थे। तो वो चेंजेस आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। पनिशमेंट अगर कोई चेंज हुई है, पनिशमेंट कोई चेंज हुई है, तो वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। वो आपको पनिशमेंट ध्यान देनी है, आईपीसी में कोई पनिशमेंट चेंज हुई है, ठीक है। अब एक चीज, एक फैक्टर जो और देखने को मिलता है वो है इलेक्ट्रॉनिक मोड, है ना। इलेक्ट्रॉनिक मोड बेस्ड कुछ चेंजेस हुए हैं। चाहे आप साक्ष्य अधिनियम उठा के देख लीजिए, चाहे आप बीएनएसएस उठा के देख लीजिए, चाहे आप बीएनएस उठा के देख लीजिए, है ना। कुछ ई मोड से लेकर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड से लेकर कम्युनिकेशन की बात कर लीजिए, ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन की बात कर लीजिए, एविडेंसेस की बात कर लीजिए, तो उससे रिलेटेड कुछ सेक्शंस, है ना, कुछ कंसेप्ट ऐड हुए हैं, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है ना, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब इसका रेलेवेंस मैं आपको यही बता देती हूँ। इसका रेलेवेंस ये है कि आप इस सिलेबस में आगे देखेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट भी ऐड हुआ है ना, आईटी एक्ट भी ऐड हुआ है। मेरा जितना मानना है, मेरा यहाँ पर जो ओपिनियन है वो ये है कि ये जो आईटी एक्ट यहाँ पर ऐड हुआ है वो इसीलिए हुआ है क्योंकि हमको रेफर करना पड़ेगा, है ना। हमको रेफर करना पड़ेगा, मतलब कि जब आप मजिस्ट्रेट बन जाओगे एज अ कोर्ट, है ना, एज अ कोर्ट ऑफिसर, आपको क्या रेफर करना पड़ेगा, वो एक्ट रेफर करना पड़ेगा विद रिगार्ड टू द एविडेंसेस, है ना। तो आपको वो चीज ध्यान देनी है यहाँ पर कि वो एक्ट आपके सिलेबस में ही इसीलिए ऐड हुआ है, एमपी के सिलेबस में भी वो ऐड है ना। क्योंकि विद चेंज, जो भी डायमेंशन चेंज हो रहे हैं लॉ के, सोसाइटी के, उसमें एक ई कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मोड्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे हैं। इसीलिए आपको आईटी एक्ट भी पढ़ना है, साथ में इसमें जो प्रोविजंस में जो चेंज हुआ है न्यू क्रिमिनल लॉज में, वो भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये बात तो हमारी यहाँ पर होगी। अभी न्यू क्रिमिनल लॉज के बाद दूसरी जो बात है आपको ध्यान देनी है वो है यहाँ पर हिंदू एंड मुस्लिम लॉ। एक न्यू क्रिमिनल लॉ जो कि बहुत बड़ा चेंज माना जाता है अभी सिलेबस में ऐड जहां जहां हो रहा है,
वो तो जब आया था तो आपको पता था कि पढ़ना तो है ना? लेकिन कौन-कौन से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, उससे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा ना एग्ज़ाम में, है ना? नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो अपीयर होने वाले हैं, उन पे फ़र्क पड़ेगा, चेकिंग पे फ़र्क पड़ेगा, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, पैटर्न पे फ़र्क पड़ेगा। तो वो तो है ही। एक बड़ा चेंज इसमें ये भी है कि हिंदू मुस्लिम लॉ ऐड हुआ है। अब वो हिंदू मुस्लिम लॉ इज इटसेल्फ अ बिग टास्क टू फिनिश, है ना? क्योंकि उसमें क्या है कि भाई आपको एक लॉ नहीं पढ़ना है कि एक पतली सी बैरेक्ट आ गई, थोड़ी सी भी अपने नंबर ऑफ सेक्शंस हैं, वो नहीं पढ़ना है आपको। उसमें कई सारे लॉ कवर हो जाते हैं। हिंदू लॉ का मतलब यही है कि इसमें कुछ नंबर्स ऑफ एक्ट यहाँ पर मैरिज से रिलेटेड हो गया, है ना? अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस रिलेटेड हो गया, गार्जियनशिप रिलेटेड हो गया, ठीक है, सक्सेशन रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो ये सारे आपको लॉ इसमें हिंदू में और सेम मुस्लिम लॉ में भी कवर करने हैं। यहाँ पर सारे मुस्लिम लॉ में सारे एक्ट के फॉर्म में नहीं है, है ना? कुछ वक्फ एक्ट है, कुछ डिवोर्स से रिलेटेड है जो उसके में शाहबानो केस के बाद आया था, मतलब उसी टाइम पे जो एक्ट आया था वो है ना? लेकिन अगर हिंदू लॉ के बारे में आप बात करो, तो हिंदू लॉ में आपको ये सारे एक्ट के प्रोविजन भी याद रखने हैं। तो ये जो चेंज किया गया है ना? अगर आपने कभी हरियाणा का सिलेबस देखा हो, तो हरियाणा में हिंदू मुस्लिम लॉ पूछा जाता है। साथ साथ में एक और चेंज जो मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा कि हरियाणा में ही रजिस्ट्रेशन एक्ट पूछा जाता है, सोगा पूछा जाता है, पार्टनरशिप एक्ट पूछा जाता है ना? और सिमिलरिटी ये है कि वहां पर कोर्ट फीस एक्ट भी उसी सिनेरियो में पूछा जाता है। मतलब ये चार पांच जो एक्ट न्यू ऐड हुए हैं, ये कॉमनली कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? अगर किसी भी जुडिशरी का एग्जाम का थोड़ा सा कंपैरिजन आ जाता है कि भाई कौन से कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, तो ये हरियाणा में सबसे ज्यादा कॉमन सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं। ये जो पांच ऐड हुए हैं हरियाणा के सिलेबस में आते हैं, है ना? अगर आप सिलेबस उठा के देखोगे, हिंदू मुस्लिम लॉ हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, सोगा हो गया, पार्टनरशिप। अब इनका कॉम्बिनेशन थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा आप। हिंदू मुस्लिम जो लॉ है, कोर्ट में जब आप मजिस्ट्रेट बन जाओगे तो आपको डील करना पड़ेगा वहां पे कुछ केसेस के साथ। तो वो तो ठीक है, कंपल्शन हो गया। अब आपको ये पूरा ग्रुप है ऐसे, है ना? ये पूरा ग्रुप है एक्ट्स का, है ना? जो सिविल लॉ में डील कर रहे हो आप, रजिस्ट्रेशन, सोगा, पार्टनरशिप, इसी के साथ आपका आईसीए तो आता ही था, एसआरए तो आता ही था, ठीक है? तो ये इसके बीच में अगर आपसे नहीं पूछे तो अधूरा तो रह ही जाता, है ना? तो ये पूरा कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना है। इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं सोगा में। आपको पार्टनरशिप में कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब पढ़ते हो तो रेफर कर ही लेते हो, ठीक है? तो वो आपको ध्यान देना है कि कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते पढ़ते सोगा के रेफर करते हो और पार्टनरशिप के रेफर करते हो, ठीक है? तो वो तो छोड़ने ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है? फॉर्मेशन कैसे होता है पार्टनरशिप का, है ना? रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी क्या होती है ना? हमको ये पता है कि भाई पार्टनरशिप जो होते हैं एजेंसी फॉर्म होती है इनके बीच में, तो राइट्स एंड इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, ठीक है? तो वो कुछ उस फॉर्मेट में आपको पढ़ना है यहाँ पर। सेक्शन बेस्ड तो पढ़ना ही है, कुछ इस फॉर्मेट में पढ़ना है ताकि वो लॉ आपको याद रहे। तो डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको टॉपिक वाइज। जो मेरा सजेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो टॉपिक वाइज पार्टनरशिप का, है ना? सोगा के सेक्शन नंबर वाइज चैप्टर्स आपको ध्यान से पढ़ने हैं। नए लॉ ऐड हुए हैं, लेकिन अभी तक जो उसका वेटेज है वो वही है। जो वेटेज है वो है 70 और 30% का ही। मतलब ये हिंदी और इंग्लिश और ये बाकी पोर्शन लॉ। तो वेटेज तो अभी तक वही है, वेटेज तो अभी तक वही है ना? लॉ नए ऐड हो गए हैं। मतलब कि क्या है कि आपको इनको थोड़ा स्मार्ट स्टडी के फॉर्म में करना होगा, पढ़ना होगा, है ना? कोर्स को अपने कंप्लीट करना होगा। अब लोकल लॉ के बारे में एक पोर्शन जो इन्होंने ऐड किया है वो लोकल लॉ के सब्जेक्ट्स का भी ऐड किया है ना? लोकल लॉ में इन्होंने रेवेन्यू कोड ऐड कर दिया है, एक्साइज एक्ट कर दिया है और कोर्ट फीस यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो कोर्ट फीस एक्ट में आपको कुछ कुछ पोर्शन ध्यान रखना पड़ता है जो कि बहुत एसेंशियल होता है, जो कि बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है। वो है आपका कि वैल्यूएशन कैसे करते हैं कोर्ट का, और उस वैल्यूएशन के ऊपर कितनी कोर्ट फीस लगती है, उसका एक कॉमन सेक्शन होता है ना? उसका एक सेक्शन होता है जहाँ बता दिया जाता है कि भाई कंसिडरेशन के फॉर्म में अगर लिया गया होगा, प्रॉपर्टी होगी, उसका वैल्यूएशन कितना होगा, उस पर कोर्ट फीस कितनी लगेगी, डिक्लेरेशन सूट में कितनी लगेगी, है ना? अगर कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट में कितना कंसिडरेशन, उस पर बेस कितनी लगेगी। तो वो आपको यहाँ पर कोर्ट फीस में वो सेक्शन तो बिल्कुल नहीं भूलना है। उसका प्रोविजन जैसे हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड, वो तो बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है? तो ऐसे कुछ कुछ चीजें छोड़नी ही नहीं है आपको,
है ना। कुछ कुछ चीजें छोड़नी नहीं है, वो कोर्ट फीस एक्ट। एक्साइज में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि पेनल्टी, अथॉरिटी, है ना, अथॉरिटी और डेफिनेशन क्लॉज, है ना। डेफिनेशंस जो हैं वो आपको इसमें बहुत अच्छे से ध्यान देनी है, ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है ना। पेनल्टी, अथॉरिटी, डेफिनेशन, ठीक है। अब लैंड रेवेन्यू की अगर आप बात करो तो लैंड रेवेन्यू में भी यही चीज चलती है कि आपको अथॉरिटी नहीं छोड़नी है। पढ़ना कैसे है वो मैं स्मार्ट स्टडी के लिए इसलिए बता रही हूँ कि आपका वेटेज चेंज नहीं हुआ है ना। तो आपको कुछ चीजें ध्यान देकर ही पढ़ना पड़ेगा, कुछ चीजें जो आपको बिल्कुल छोड़नी नहीं है, और स्मार्ट स्टडी करके ही आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, क्योंकि वैकेंसीज जिस हिसाब से आई है उस हिसाब से बहुत ज्यादा स्टूडेंट, बहुत ज्यादा एस्पिरेंट इसमें पार्टिसिपेट, क्योंकि उसके साथ रनिंग स्टेट्स भी हैं जिनकी वैकेंसी आने वाली है या आ चुकी है। गुजरात की वैकेंसी आ चुकी है, छत्तीसगढ़ की वैकेंसी आ चुकी है। अपकमिंग के लिए मैं एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि कौन से आने वाली हैं, तो वो तो आपको ध्यान देना ही है। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ऑलरेडी है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के बारे में एक बहुत सारे एस्पिरेंट्स के माइंड में एक ऑलरेडी टाइमलाइन है कि भाई कौन से स्टेट आप टारगेट करना है, क्योंकि सबकी वैकेंसी या तो लाइनअप है या आ चुकी हैं और आ रही हैं। देखिए आप, जैसे आपके सामने ये है, तो अथॉरिटीज आपको इसमें ध्यान देनी है, पेनल्टी ध्यान देनी है, ठीक है। और टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, ठीक है। और एक चीज पार, ठीक है। ये आपको दो तीन उसमें हिस्सों में बांटकर, मतलब जहां पर आपको पार दिखे कि ये भाई पार है, किसकी, कोर्ट की पार है, रेवेन्यू अथॉरिटी की पार है, तो वो आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं, ठीक है, वो आपको ध्यान देनी है। कौन सी अथॉरिटी कौन सा अपनी पावर एक्सरसाइज कर रही है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते ही कंसेप्ट को आपको ध्यान देना है कि भाई अगर रेवेन्यू को कलेक्ट करना है तो वो किसकी पार है, नोटिस इशू करना है तो किसकी पार है, ठीक है, रिकवरी करनी है तो किसकी पार है, ठीक है। पनिशमेंट कितनी किसमें दी जा रही है, अगर कोई ऑफेंस, मतलब अगर कोई डिफॉल्ट किया जा रहा है तो उसमें कितनी पनिशमेंट है ना। कौन लगा रहा है पेनल्टी, कौन सी पेनल्टी कौन इम्पोज कर रहा है, वो ध्यान देना है। टाइम पीरियड किसमें कितना दिया गया है, नोटिस इशू करने के लिए कितना टाइम पीरियड है, अगर बुलाया जा रहा है तो कितने टाइम में आपको मतलब समेशन कितने टाइम में करना है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको ध्यान देनी है रेवेन्यू में, ठीक है। सेक्शन तो पढ़ना ही है, सेक्शन बेस्ड और हेड नोट बेस्ड तो आपको कंसेप्ट में चलना ही है, ठीक है। अब आईटी जो मैंने बता दिया वो उस रेफरेंस में पढ़ना है जो कि आपका बीएनएस, बीएनएसएस और आपका बीएसए में जो रेफरेंस किए गए हैं, जो दिए गए हैं, उससे रिलेटेड आपको आईटी एक्ट पढ़ना है। और आईटी एक्ट में भी पेनल्टी, है ना, पेनल्टी आपको ध्यान देनी है, पनिशमेंट्स जो दी हैं वो ध्यान देनी है, कहाँ पे कितना फाइन लगना है, वो चीजें। अथॉरिटी दूसरी चीज, और कमेटी जो बनती है उसमें, ठीक है। तो वो चीजें आपको दो तीन चीजें आईटी एक्ट में ध्यान देनी है, ठीक है। ये आपका राजस्थान हाई कोर्ट ने जो चेंज किए हैं उससे क्या आपका कहना है, आपका क्या ओपिनियन है, तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस फॉर एनी फर्दर गाइडेंस कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है राजस्थान के लिए जो सब्जेक्ट्स में चेंज हुए हैं, और हम इसके साथ साथ और भी क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं। आपको जो चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है, मैंने आपको बता दिया कि आप टाइमलाइन में जो आप बनाओगे उसमें सिलेबस को आपको कैसे फॉलो करना है। अब आप इसमें कैसे टारगेट करोगे सब्जेक्ट को, कैसे पढ़ोगे, उसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो लेके आ सकती हूँ आपके लिए, अगर आप चाहते हो तो, है ना। आप मुझे एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि यू वांट समथिंग, कि भाई सिलेबस कैसे कवर करना है, कितना कितना पोर्शन, पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, बाद में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो वो आप सिलेबस का एक टाइमलाइन बता दीजिए, एक रोड मैप बता दीजिए। तो उसके लिए मुझे एक बार आप कमेंट यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिएगा, तो मैं फर्दर एक और वीडियो लेकर आ जाऊंगी उस टॉपिक पर, ठीक है। अभी तक जो है वो आपका मैंने बता दिया। शॉर्ट नोट जरूर बनाइएगा, बैरक के साइड में जो बना लेते हैं कि हमको इतनी पेनल्टी, मतलब इतनी पेनल्टी इस सेक्शन में लगाई गई है, तो शॉर्ट नोट से आप उससे ही रिवाइज करिएगा मल्टीपल टाइम। और राजस्थान में जैसा पैटर्न फॉलो किया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखकर, उसके बाद आप एनालिसिस कर कर अपना रिवीजन कंटिन्यू रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड जुड़े रहिएगा विद के जीरस के साथ।